हाय एवरीवन, दिस इज योर मास्टर और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंडियन इकोनॉमी चैप्टर नंबर 3 दैट इज एलपीजी, जिसे हम लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन भी कहते हैं। तो ऑलरेडी हमने चैप्टर 2 कंप्लीट कर लिया है, जिसे हमने 2 पार्ट्स में कंप्लीट किया और दूसरे चैप्टर का नाम था इंडियन इकोनॉमी फ्रॉम 1950 टू 1990। देखिए तीनों चैप्टर काफी सीक्वेंस में चल रहा है, ठीक है ना। फर्स्ट चैप्टर जो हमने पढ़ा इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, तो उसमें हमने 1600 टू 1947 देखा। सेकेंड चैप्टर हमने 1950 टू 1990 देखा और अब थर्ड चैप्टर में हम क्या देख रहे हैं, एलपीजी। तो एलपीजी जो चैप्टर का नाम है, ये आपको आया ही है कब, 1991 में, यानी जस्ट आफ्टर 1990, 1991 में हमने एलपीजी को इंट्रोड्यूस किया। क्यों किया, किस लिए किया, वो हम पता लगाएंगे। चलिए, अच्छा, ये एक रिफॉर्म है, तो इसी को हम इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी बोलते हैं, ठीक है। या तो आप एलपीजी बोलिए या इकोनॉमिक रिफॉर्म्स बोलिए। तो पहले पता करते हैं कि रिफॉर्म्स लाने की जरूरत क्या थी, ठीक है। इकोनॉमिक ये रिफॉर्म्स लाने की नीड क्या थी, क्या क्या रीजंस थे इसके। तो फर्स्ट है पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर। हमने देखा था पब्लिक सेक्टर ने क्या किया था, बहुत जगह पे अपनी मोनोपोली बना रखी थी, ठीक है। और 1950 से 1990 के बीच में उन्होंने लगभग 40 इयर्स लिया, और लेकिन उनका आप ओवरऑल परफॉर्मेंस देखिएगा तो काफी अच्छा नहीं था, डिसअपॉइंटिंग था, ठीक है। दूसरा है डेफिसिट। डेफिसिट को बोलते हैं घाटा, ठीक है। डेफिसिट इन बीओपी। बीओपी क्या होता है, ऐसे ये पूरा का पूरा चैप्टर ही है मैक्रो इकोनॉमिक्स में, उसमें हम समझेंगे, लेकिन यहाँ पे फिलहाल आप समझिए इसे बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। और जब आप इंपोर्ट ज्यादा करेंगे, एक्सपोर्ट कम करेंगे, सॉरी मैंने इंपोर्ट लिख दिया है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट आप ज्यादा कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट आप कम कर रहे हैं, तो इससे क्या होता है, डेफिसिट शो होता है बीओपी में, ठीक है। यानी हमने इंपोर्ट्स को काफी बढ़ा रखा था और एक्सपोर्ट्स को काफी कम रखा था, जिसके वजह से हमारे बीओपी में डेफिसिट शो कर रहा था, ठीक है। थर्ड क्या था, इन्फ्लेशनरी प्रेशर। तो उस टाइम हमारी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन काफी राइज पे था, जिसे आप महंगाई भी बोलते हैं, तो इन्फ्लेशन क्या था, काफी राइज पे था, ठीक है, बहुत ही बढ़ता जा रहा था। नेक्स्ट है फॉल इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमारे आरबीआई के पास लाइक डॉलर, पॉन्ड्स, ठीक है, ये सब फॉरेन करेंसीज रहती है। और मैंने आपको बताया था फॉरेन ट्रेड जैसे ही आप करते हैं वो सभी आपको डॉलर्स में करने होते हैं। तो हमारी हालत इतनी खराब थी कि जो हमारे बेसिक नीड्स है, हमारे मीन्स हमारे कंट्री के जो बेसिक नीड्स हैं, उसको कंप्लीट करने के लिए भी जितने डॉलर्स की जरूरत थी वो हमारे पास नहीं बच गई थी, ठीक है। तो देखिए 1991 में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो हमें चाहिए था वो काफी लोएस्ट लेवल पे थे अब, ठीक है। नेक्स्ट इज ह्यूज बर्डन ऑफ डेट्स। तो गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर काफी कर रखा था देन रेवेन्यू, ठीक है ना, यानी गवर्नमेंट के खर्चे बढ़े हुए थे और जो पैसा आ रहा था रेवेन्यू, वो क्या था, काफी लो था। ये भी एक रीजन था, वन ऑफ द इनएफिशिएंट मैनेजमेंट। इनएफिशिएंट गवर्नमेंट नॉट एबल टू जनरेट सफिशिएंट रेवेन्यू फ्रॉम टैक्स। देखिए ये सब पढ़ेंगे हम, पूरा का पूरा चैप्टर है गवर्नमेंट बजट मैक्रो इकोनॉमिक्स में। फिलहाल के लिए मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। रेवेन्यू दो तरीके से आता है गवर्नमेंट को, एक होता है टैक्स रिसीट, एक होता है नॉन टैक्स रिसीट। नॉन टैक्स टैक्स रिसीट में सीधा आप समझ लीजिए दो हो गए, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। नॉन टैक्स रिसीट में इन दोनों को छोड़ के जितनी भी चीजें आती है वो सब नॉन टैक्स रिसीट होती है। जैसे कोई पेनल्टी हो गया, जैसे आप मान लीजिए हेलमेट नहीं पहने तो उसका जो फाइन है वो गवर्नमेंट को जाता है, वेरियस रजिस्ट्रेशंस करवाते हैं उसका पैसा जाता है, फिर जो ये आप ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह ये बनाते हैं वो जाता है, कोर्ट फीस हो गया, एसचीट्स हो गए, ठीक है। तो ऐसे इससे बहुत सारी चीजें जिसका भी पैसा गवर्नमेंट को जाता है, रेवेन्यू रेगुलर इन नेचर होता है। तो बहुत सारी चीजें जो हम गवर्नमेंट बजट में पढ़ेंगे। फिलहाल के बस समझ लीजिए कि एक्सपेंडिचर काफी हाई था और रेवेन्यू काफी कम था, ठीक है।
दूसरी बात थी गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर हाई था और वो अनसस्टेनेबल था, ठीक है ना। अब इसमें भी फिजिकल डेफिसिट वगैरह आता है, तो वो सब गवर्नमेंट बजट का पार्ट है, उसको हम डिटेलिंग में पढ़ेंगे, अभी छोटा छोटा हमें बस समझते चलना है। नेक्स्ट है फॉरेन एक्सचेंज बोरोड फ्रॉम अदर कंट्रीज फॉर कंजप्शन नीड्स, यानी कि मैंने बताया था हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज बहुत कम बच गया था, तो वो भी हम क्या कर रहे थे, बाहर से लोन में ले रहे थे, ठीक है ना, अपने कंजप्शन नीड्स के लिए। बहुत सारे ट्रेड्स वगैरह करने पड़ते हैं, आप देखते हैं आपकी कंट्री में पेट्रोलियम वगैरह आता है, तो वो सब का पेमेंट आपको करना होता है और सब डॉलर्स में करना होता है, तो वो काफी हमारे पास लो बचा हुआ था। अब इससे एक क्राइसिस जनरेट हुई जिसको हमने कहा इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ 1991। तो इंडिया ने अप्रोच किया वर्ल्ड बैंक को। ये देखिए, ये वर्ल्ड बैंक का पुराना नाम है, IBRD, ठीक है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, और उसने इंडिया को क्या दिया, $7 बिलियन का लोन दिया। बट उनकी कुछ शर्तें थी, शर्तें बोलिए या सजेशंस बोलिए, कि आपको अपनी इकोनॉमी को खोलना होगा, अपनी इकोनॉमी को काफी क्लोज्ड इकोनॉमी बना रखा है, आप अपने इकोनॉमी को थोड़ा खोलिए, और प्राइवेट सेक्टर्स पे जो आपने इतने रेस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं उसे भी थोड़ा छूट वगैरह दीजिए। अब यहीं से आपका जो फर्स्ट टॉपिक है, जैसे हम नाम लेते हैं LPG, इसका जो लिबरलाइजेशन का है वो फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है और काफी इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट होता है लिबरलाइजेशन। ऐसे आपने अगर ठीक से हिस्ट्री वगैरह भी पढ़ी है तो आपको याद होगा कि लिबरलाइजेशन वर्ड के पहले एक वर्ड आता था लाइबर। लाइबर मीन्स फ्री, ठीक है, लाइबर मीन्स फ्री, ठीक है। और ऐसे एक और वर्ड जैसे सुना होगा आपने लिबरल। तो लिबरल जैसे दो चीजों में, या तो आप फ्री बोल देंगे, फ्री, फ्रीडम, या फिर आप बोलेंगे अगर किसी पर्सन के लिए यूज कर रहे हैं तो ओपन माइंडेड, ठीक है। तो अब देखते हैं लिबरलाइजेशन का मीनिंग क्या है यहाँ, कि या तो रिमूवल, या तो आप रिमूवल कीजिए, रिमूव कीजिए, या लूजनिंग, या थोड़ा बहुत लूज कीजिए, किसके, एंट्री एंड ग्रोथ रेस्ट्रिक्शंस ऑन प्राइवेट, यानी प्राइवेट सेक्टर पे आपने जो भी रेस्ट्रिक्शंस या रोक लगा रखे हैं, या तो उसको आप लूज कीजिएगा, या आप उसको क्या कर दीजिए, रिमूव कर दीजिए, जिससे वो थोड़ा उन्हें फ्रीडम मिले, वो अच्छे से वर्क कर पाए, ट्रेड कर पाए, ठीक है। अब ये इकोनॉमिक, अब ये लिबरलाइजेशन है, इसके वजह से अब वेरियस सेक्टर्स में क्या होना शुरू होंगे, रिफॉर्म होना शुरू होंगे, जिसमें पहला है इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म। पहला क्या है, इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म। तो फर्स्ट क्या है इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म में, क्या चेंजेस आए, रिफॉर्म्स क्या है वो देखते हैं। रिडक्शन इन इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, यानी कि सिर्फ शॉर्टलिस्ट जो इंडस्ट्रीज, याद करिए आप लोग प्रीवियस चैप्टर में पढ़ के आए हैं, लाइसेंस क्या होता था, एक रिटर्न परमिशन होता था गवर्नमेंट के द्वारा, और रिटर्न डॉक्यूमेंट या रिटर्न परमिशन बाय गवर्नमेंट, ठीक है, डॉक्यूमेंट होता था जो गवर्नमेंट के द्वारा रहता था। और दूसरी चीज क्या थी कि आपको मैंने बताया था वहां पे कि लाइसेंस इशू कराने के क्या क्या रीजंस थे। अगर आप कुछ नया सेटअप कर रहे हैं तब भी आपको लेना है, अगर आप उसका एक्सपेंशन कर रहे हैं तब भी आपको लाइसेंस लेने की जरूरत है, अगर आप डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट कर रहे हैं, मैंने वो दूध वाला एग्जांपल लिया था कि आप मिल्क ले रहे हैं, अब आप कर्ड बनाइएगा, बटर बनाइएगा, तो उसके लिए आपको क्या लेना होगा, लाइसेंस लेना होगा। लेकिन अब क्या कर दिया गया कि जो इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग है, एक्सेप्ट शॉर्टलिस्ट इंडस्ट्रीज जैसे लिकर हो गया, डिफेंस हो गया, इन सभी को छोड़ के और किसी में भी लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। दूसरा क्या हुआ, डिक्रीज रोल इन पब्लिक सेक्टर, यानी सिर्फ 3 इंडस्ट्रीज को छोड़ के, डिफेंस, एटॉमिक एनर्जी और रेलवेज, इन तीनों को छोड़ के आप किसी भी टाइप की इंडस्ट्रीज को ओपन कर सकते हो और उसके लिए लाइसेंस करने की, सॉरी, लाइसेंस लेने की कोई जरूरत नहीं है। डी रिजर्वेशन, अब याद कीजिए प्रीवियस चैप्टर में हमने एक टॉपिक पढ़ा था, रिलेट करते चलना है आपको, इसलिए मैं सजेस्ट भी करूंगा आप सेकंड चैप्टर एक बार देख लीजिए, अगर नहीं देखा है तो उसको देख के तभी है, क्योंकि ये सब सीक्वेंस में चल रहा है। तो हमने पढ़ा था SSI है, तो बड़े फर्म्स क्या करते थे, उनके बिजनेस में आ जाते थे, compete करने लगते थे, तो गवर्नमेंट ने क्या किया था, रिजर्व कर दिया था, रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्ट, कि सर्टेन टाइप के जो प्रोडक्ट होंगे, सर्टेन टाइप के क्या होंगे, जो प्रोडक्ट होंगे वो कौन बनाएगा, सिर्फ SSI वाले बनाएंगे। लेकिन देखिए इसमें, इस टॉपिक में क्या किया गया, डी रिजर्व कर दिया गया, ठीक है, यानी इन्वेस्टमेंट सीलिंग लगा दी गई प्लांट एंड मशीनरी पे, 1 करोड़ होना चाहिए स्मॉल अंडरटेकिंग के लिए, और मैनी इंडस्ट्रीज का जो प्राइसेस अब फिक्स होगा वो मार्केट फोर्सेस, आपको अगर पता नहीं है, ये 11th का बेस है,
तो 11th में ही आपने पढ़ा होगा, मार्केट फोर्सेस मीन्स डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है। तो गवर्नमेंट अब कुछ नहीं करेगी, हर चीज जितने भी इंडस्ट्रीज हैं उन सब का जो प्राइस फिक्स होगा वो मार्केट फोर्सेस के द्वारा होगा। फोर्थ था एमआरटीपी एक्ट। एमआरटीपी एक्ट क्या होता है? मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस। तो मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस में क्या था कि आपको अप्रूवल लेना पड़ता था। 1 सेकेंड, आपको अप्रूवल लेना पड़ता था। जैसे एक्सपेंशन कर रहा है, एक्सपेंशन आपको करना है अपने बिजनेस का, इस्टेब्लिश करना है न्यू अंडरटेकिंग, मर्जर मतलब होता है दो कंपनीज को मिला रहे हैं आप, एमलगमेट कर रहे हैं, ये सब एलिमिनेट कर दिया गया है। इन सब के लिए आपको कोई अप्रूवल वगैरह लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये सारे इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स थे। यानी इन सभी में देखिए आपको क्या किया जा रहा है, या तो प्राइवेट सेक्टर को छूट दिया जा रहा है, गवर्नमेंट सेक्टर की जो चीजें हैं उनको मतलब रिमूव किया जा रहा है, जो उनकी मोनोपोलीज बनी हुई है वो सब मोनोपोलीज को हटाया जा रहा है। आप 2-3 इंडस्ट्रीज चलाइए, बाद बाकी जिसको जो भी इंडस्ट्रीज चलाने की इच्छा है उसके लिए वो लाइसेंस भी नहीं लेंगे और चलाएंगे। जैसे जिस चीज में या तो वो हैजार्डस हो सकता है, एनवायरमेंट के लिए कुछ गलत हो सकता है, जिसमें लाइसेंस सच में लेने की जरूरत है, जैसे जो मेडिसिन से रिलेटेड हो गया, लिकर से रिलेटेड हो गया, वहां पे सिर्फ आप लाइसेंस लीजिए। और सारे जिसमें नीडेड नहीं है उसके लिए लाइसेंस लेने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरा था फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स। अब इसमें क्या क्या चेंजेस आए वो देखते हैं। अच्छा, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स एक नहीं दो बार नहीं, वेरियस टाइम बोर्ड्स के एग्जाम में पूछ चुका है, ठीक है। तो इस पे आप ध्यान दीजिएगा, याद रखिएगा इसे। तो फर्स्ट है चेंज इन रोल ऑफ आरबीआई। तो आरबीआई का पहले काम क्या था? रेगुलेटर का। बाद में क्या हो गया? वो काम फैसिलिटेटर का हो गया। रेगुलेटर का मतलब क्या? घर में आपने रेगुलेटर देख रखा है, उसका काम क्या है? उसका काम दो है, या तो वो रेगुलेटर को आप ऑन जब करेंगे तभी वो क्या हो सकता है, गैस बाहर आएगी, ठीक है। और रेगुलेटर बंद हो गया, आपने क्लोज कर दिया तो गैस बाहर नहीं जा सकती, ठीक है। तो ये काम होता है रेगुलेटर का, यानी वो रेस्ट्रिक्ट करता है, ठीक है। तो पहले उसका काम क्या था? रेगुलेट करने का, ठीक है ना। वो सारे बैंकों को क्या करते रहता था? रेगुलेट करते रहता था। लेकिन बाद में उसको जो काम दे दिया गया वो दे दिया गया फैसिलिटेटर का। आप सबको फंक्शंस बताइए, रेगुलेट मत कीजिए कि ये नहीं करना है, वो करना है, वो नहीं करना है, ये करना है, नहीं। आप फैसिलिटेटर बनिए, आप बताइए कि आपका ये काम है तो आपको ऐसे ऐसे करना है। आप हर चीज को रेगुलेट कर रहे हैं, रोक रहे हैं, रेस्ट्रिक्ट कर दे रहे हैं, ये सही नहीं है, ठीक है। तो उनको एक थोड़ा इजी टास्क दिया गया, उनकी भी जो थोड़ी मोनोपोली है उसको कम किया गया। दूसरा क्या हुआ? ओरिजिन ऑफ प्राइवेट बैंक्स, क्योंकि हमने लिबरलाइजेशन ही टॉपिक तो पढ़ रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर्स पे आपने जो इतने सारे रेस्ट्रिक्शंस लगाए थे उसी को तो ठीक करना है। तो प्राइवेट बैंक्स ओपन होना शुरू हुए, तो वो वेरियस जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स थे वो ओपन हुए, लाइक आईसीआईसीआई हो गया, एचएसबीसी बैंक्स हो गया। थर्ड हो गया इंक्रीज इन द लिमिट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बढ़ा के कितना कर दिया गया? 51%। अच्छा, ये एक कॉन्सेप्ट है, ऐसे मुझे लगता है मैंने प्रीवियस टॉपिक में शायद बताया है, नहीं बताया होगा, रुक जाइए देख लीजिए। कोई भी चीज क्या होती है? 100% होती है, ठीक है। दूसरी बात, इसको अगर 50-50 कर दूं, यानी बराबर में बांटना है तो 50%, 50%। एक को बढ़ाना है, एक को घटाना है, तो वो सबसे हाईएस्ट क्या हो जाएगा? 51%, और दूसरा क्या हो जाएगा? 49%। ऐसे याद रखिएगा, ये कॉन्सेप्ट में फिर से पूछूंगा, ठीक है ना, कुछ देर के बाद। 1 सेकेंड। तो एक क्या हो गया? 51%, दूसरा क्या हो गया? 49%, ठीक है। तो जैसे ही जिसके पास 51% होता है ना, वही क्या कहलाता है? ऑनर कहलाता है, ठीक है। वही क्या कहलाता है? ऑनर कहलाता है। यानी किसी भी सेंस में, चाहे वो आप शेयर मार्केट में चल जाए, कंपनीज में चल जाए, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से चल जाए, 51% जो बिजनेस का ओन करके रखेगा, देखिए इससे ज्यादा भी हो सकता है। आप तो बोलेगा सर 60% मैंने ऑन कर रखा तो मैं मालिक नहीं हूं। नहीं, बिल्कुल है आप, क्योंकि मैं पॉसिबिलिटी बता रहा हूं। सबसे बड़ी पॉसिबिलिटी यही बनती है कि जिसके पास 51% होगा, आप 51 से ज्यादा जितना भी आप जाइए आप ऑनर ही कहलाइएगा, ठीक है ना, ये मिनिमम है। तो 51% जिसके पास, तो याद रखिए 51% फॉरेन इन्वेस्टमेंट, यानी कि समझ के चलिए कोई फॉरेन का बंदा है वो इन्वेस्ट कर रहा है, तो मान लीजिए वो 51 रुपीज लेके आया। अब इंडिया का कोई भी पर्सन है वो कितना लगाएगा? 49% या 49 रुपीज। तो मालिक कौन कहलाएगा? फॉरेनर। यानी अब समझिए यहाँ पे
इनडायरेक्टली आप समझने की कोशिश कीजिए कि हाँ अब एमएनसी सेटअप होना शुरू होगा, क्योंकि बाहर की कंपनी जाएगी 51% लेके, यहीं के कोई पर्सन को या 2-3% को मिक्स करके वो 49% बनाएगी और कंपनी स्टार्ट करेगी। ठीक है, नेक्स्ट है ईज इन द एक्सपेंशन प्रोसेस। ठीक है, बैंक्स को फ्रीडम दिया गया कि आप क्या कीजिए, न्यू ब्रांचेस खुद ओपन कर सकते हैं। ठीक है ना, आरबीआई आपको नहीं बैठे बैठे बताएगा कि कहाँ आपको ब्रांचेस खोलना सही है। देखिए यहाँ पे ये कितना खुश हो गया है। ठीक है, आरबीआई आपको नहीं बताएगा कि आपको ब्रांचेस कहाँ ओपन करना है। आप के पास अच्छे अच्छे मैनेजर्स है, आप अपने मार्केट को स्टडी कर चुके हैं कि वहाँ पे कौन लोग रह रहे हैं, क्या सेविंग्स होना चाहिए, सेविंग्स का रेशियो क्या है, कितने लोग अर्निंग मेंबर हैं उस एरियाज में, ब्रांच ओपन करना सही होगा या नहीं, जो कैश फ्लोज हैं वो प्रॉपर रहेंगे नहीं। तो ये सब फैसला आप ले सकते हैं, इसके लिए आरबीआई की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है या सजेशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, थर्ड था टैक्स रिफॉर्म्स। टैक्स में देखिए क्या क्या चेंजेस है। फर्स्ट है रिडक्शन इन टैक्सेस, इनकम टैक्स हो या कॉर्पोरेट टैक्स हो। कॉर्पोरेट टैक्स क्या होता है, देखिए ये सब मैं डिटेलिंग में आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा बस जानना है। कॉर्पोरेट टैक्स सीधा समझिए, आप प्रॉफिट सर्टेन एरिया से ज्यादा कमा रहे हैं, आपको उस पर टैक्स देना होगा। इनकम में भी क्या है, आपका सर्टेन इनकम 5 लाख से ऊपर इनकम है तो आपको कुछ टैक्स देना होगा। ठीक है, तो टैक्सेस को क्या किया गया, रिड्यूस किया गया। बात समझिए, मैं आपसे खुद ही पूछता हूँ, आप 1000 रुपए कमा रहे हैं, मैं इसमें से बोलूंगा कि 300 रुपए टैक्स दे दो, आप टैक्स दोगे नहीं। लेकिन जैसे ही मैं बोलूंगा कि तुम 500 रुपए कमा रहे हो, मुझे 10 रुपए टैक्स दे दो, तुम आराम से दे दोगे। देखिए इसमें बुरा मानने वाली बात नहीं है। लो इनकम ग्रुप, हाई इनकम ग्रुप, रिच ग्रुप, आपको पता होना चाहिए इंडिया में सिर्फ 1% लोग टैक्स देते हैं। तो आप एक काम करो ना, ऐसे ये सब फाइनेंस कमीशन की जो रिपोर्ट वगैरह आती है उसमें भी ये सजेशन दिया गया था कि आप मान लीजिए 100 लोगों से 10,000 जो रुपया ले रहे हैं, आप एक काम कीजिए 1000 लोगों से 1000 रुपीज ले लीजिए, या 10,000 लोगों से 100 रुपए ले लीजिए, तब भी ये टास्क पूरा हो रहा है। यानी कि मैं बोल रहा हूँ कम लोगों से, रिच पर्सन से या जो अच्छा अर्न कर रहे हैं उनसे ज्यादा टैक्स लेने से अच्छा है कि आप पूरे इंडिया से टैक्स लें, हर पर्सन से टैक्स लें, लेकिन उसके हिसाब से बड़ा लोएस्ट। क्या होता है ना, इसके वजह से इंडिया में मेजोरिटी जो सेक्शंस है वो टैक्स देते ही नहीं है। अच्छा, जैसे ही आप टैक्स देंगे आपके दिमाग में रहेगा कि मैंने गवर्नमेंट को पैसा दिया है, मेरे ही पैसे से बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुए हैं, तो मैं उन्हें वेस्ट ना करूं। एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। ठीक है ना, तो और क्या होता है ना, जैसे ही टैक्स ये कम होता है ना, तो टैक्स इवेजन बचता है। नहीं तो जैसे ही मैंने अभी फर्स्ट एग्जांपल लिया था, 1000 रुपए आप कमा रहे हैं, 300 रुपए टैक्स देना पड़े, तो आप क्या करोगे, टैक्स को इवेट करोगे, टैक्स की चोरी करोगे। ठीक है, सेकंड क्या है, रिफॉर्म इन द इनडायरेक्ट टैक्सेस। सो इनडायरेक्ट टैक्सेस वेरियस टाइप के हैं, ठीक है, इंडिया में, और बहुत सारे भी हैं। मैं अभी की बात नहीं कर रहा हूँ, जब आप लोग हैं तो जीएसटी पढ़ रहे होंगे, ठीक है, लेकिन प्रीवियस 1991 के टाइम के बाद देखा जाए तो इनडायरेक्ट टैक्सेस बहुत सारे हैं। ठीक है, तो उसमें कुछ कंसिडरेबल रिफॉर्म होना चाहिए था। दूसरी बात क्या है, एक कॉमन नेशनल, देखो उस टाइम पे ये बात हो रही है कि कॉमन नेशनल मार्केट होना चाहिए फॉर गुड्स एंड कमोडिटीज। ठीक है ना, इनडायरेक्ट टैक्स की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, जो गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है। ठीक है, ये सब हम डिटेलिंग में गवर्नमेंट बजट में पढ़ेंगे। फिलहाल आप जानिए इनडायरेक्ट टैक्स किस पे लगता है, गुड्स एंड सर्विसेज पे। तो आप जीएसटी जैसा कुछ बनाइए, ये वेरियस टाइप के जो टैक्सेस लगते रहते हैं, इससे अच्छा है कि कोई एक इनडायरेक्ट टैक्स हो। तो ये बात उस टाइम से चल रही है, और यहाँ मैंने लिख ही दिया है इनडायरेक्ट टैक्स क्या होते थे, ह्यूज इन नंबर्स होते थे। थर्ड है सिंप्लीफिकेशन ऑफ प्रोसेस। आज भी मुझे लगता है अगर आप लोग जो जितने व्यूअर्स देख रहे हैं उसमें बहुत सारे फैमिलीज को इनकम टैक्स काटना नहीं आता है। क्यों, उसका प्रोसीजर काफी कॉम्प्लेक्स है। सो उस टाइम से ही ये बात चल रही है कि आप क्या कीजिए, बहुत सारे प्रोसीजर को सिंप्लीफाइड कीजिए, जिससे टैक्स पेयर्स क्या हो, आराम से टैक्स भर सके। ठीक है, तो ये सारे रिफॉर्म्स लिए गए या चेंजेस किए गए आपके टैक्स रिफॉर्म्स में। नेक्स्ट है फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स। फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म में फर्स्ट है डीवैल्यूएशन ऑफ रूपी। अच्छा, इसको पहले समझने के लिए इधर देखिए, दो कॉन्सेप्ट होता है। पहले ऐसे समझिए, सिस्टम दो है,
फर्स्ट है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम और दूसरा है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। इसमें मान के चलिए जो रुपीज का वैल्यू होगा, ठीक है ना, यानी रुपीज का वैल्यू, यानी मैं बोल रहा हूँ $1 इक्वल टू कितना रुपया होगा, ये फिक्स कौन करेगा, ये गवर्नमेंट फिक्स करेगी। इसमें कौन फिक्स करेगा, मार्केट फोर्सेस फिक्स करेगा। कौन फिक्स करेगा, मार्केट फोर्सेस। मार्केट फोर्सेस कैसे करेगा, डिमांड और सप्लाई से करेगा, ठीक है। तो इसमें दो कॉन्सेप्ट आ जाते हैं, एक होता है डीवैल्यूएशन। डीवैल्यूएशन में क्या हो रहा है, रुपीज की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, और दूसरा क्या होगा, रीवैल्यूएशन। यहां क्या होगा, डेप्रीशिएशन और एप्रीशिएशन। रीवैल्यूएशन में क्या होगा, बढ़ाना होगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया। तो ये दोनों अलग अलग टाइप के सिस्टम ही है, ये फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम है, ये फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम है। ये भी पूरा का पूरा एक चैप्टर ही है आपका, फॉरेन एक्सचेंज रेट, ठीक है, मैक्रो में। तो क्या किया, डीवैल्यूएशन ऑफ रुपी, आपने अपने रुपीस को, यानी डोमेस्टिक जो आपकी करेंसी थी उसके वैल्यू को क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया। इससे हुआ क्या, इट लेड टू इंक्रीज इन इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। ये आपको समझ नहीं आएगा, इसको भी इधर साइड में बता रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पे मैंने साइन दिया है डीवैल्यूएशन। डीवैल्यूएशन में अपने अपने रुपी के वैल्यू को क्या कर दिया है, घटा दिया है। अब इसमें लिखा हुआ क्या था कि इनफ्लो फॉरेन एक्सचेंज का ज्यादा हो रहा है, कैसे, वो देखिए। मान लीजिए रुपीस था 40 रुपए, नहीं वैसे नहीं, एक सेकेंड, मान लीजिए $1 इक्वल टू 70 रुपए है। फिर क्या हो गया, $1 इक्वल टू 80 रुपया हो गया। तो आप बताइए यहाँ पे रुपी का वैल्यू बढ़ रहा है या घट रहा है। बहुत लोग बोलेंगे सर पहले $1 इक्वल टू 70 रुपया था, अब $1 इक्वल टू 80 रुपया हो गया, ये तो रुपये की वैल्यू बढ़ गई। नहीं, ये रुपये की वैल्यू घट गई। आप ऐसे सोच के देखिए, कोई अंग्रेज आया, $1 दिया और वो इंडिया से 70 रुपये का सामान खरीदा। फिर वही अंग्रेज आया 6 महीने बाद और उसने $1 दिया और इस बार उसने 80 रुपये का सामान खरीदा। तो रुपये मतलब डॉलर, सॉरी, रुपए की वैल्यू बढ़ी या घटी, तो रुपए की वैल्यू घटी है, ना कि बढ़ी है, ठीक है। अब इससे क्या हो रहा है, जैसे ही ये रुपए की वैल्यू आपने क्या की है, डिक्रीज की है, रुपीस की आपने वैल्यू क्या कर दी, डिक्रीज की। तो अगेन मैं वही अंग्रेज वाला एग्जांपल ले रहा हूं कि अंग्रेज जो आएंगे, या मान लो कोई भी फॉरेनर अंग्रेज नहीं हो सकता है, तो कोई भी फॉरेनर आया, अब फॉरेनर आएंगे भी ज्यादा। क्यों आएंगे भाई, क्योंकि उनका डॉलर मजबूत हो रहा है। उनका $1 क्या हो गया है, अब 80 का है, पहले 70 का ही था। तो यहाँ से ज्यादा सामान परचेस करेंगे, यहाँ से ज्यादा सामान परचेस करेंगे तो उनके पास तो सामान जाएगा, लेकिन वो छोड़ के क्या जाएंगे, डॉलर। तो आपके पास क्या आ रहा है, फॉरेन एक्सचेंज आ रहा है ना, यानी बाहर का पैसा तो आ रहा है। तो इसको करने से गवर्नमेंट को क्या हुआ, देखिए यहाँ पे लिखा है इंक्रीज इन इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, यानी आपको बाहर का फॉरेन एक्सचेंज ज्यादा आने लगा। सेकेंड है मार्केट डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट, ठीक है ना। दूसरा, हमने इसी टाइम पे नया सिस्टम चुन लिया, यानी वैल्यू ऑफ रुपी जो होगा वो डिटरमाइन होगा मार्केट फोर्सेस, यानी डिमांड और सप्लाई। तो देखो ये फैसला तो गवर्नमेंट ने लिया, तो यानी हम किस पे चल रहे थे, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम पे चल रहे थे। लेकिन 1991 से हमने किस सिस्टम को अपना लिया, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम को अपना लिया, ठीक है। आगे चलते हैं। फिफ्थ है ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म्स। इसमें क्या हुआ, जो क्यूआर का यहाँ पर मतलब रिमूवल ऑफ क्यूआर, यानी क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन। तो जो भी आपने क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं इंपोर्ट पे या एक्सपोर्ट पे, उसको क्या कीजिए, ग्रेटली रिड्यूस कीजिए, ठीक है। रिस्ट्रिक्शंस यानी याद करो वही प्रीवियस चैप्टर में हमने क्या किया था, बाहर से कोई सामान आ रहा है, टैक्स बैरियर लगा रखा था, यानी 20 रुपए का सामान था, 10 रुपए और टैक्स लगा दिया, इसको महंगा कर दिया। तो ये खत्म कीजिए, आपने जो रेस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं उसको क्या कीजिए, खत्म कीजिए। रिमूवल ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटीज, यानी कि जब हम यहाँ से भी सामान भेज रहे थे तो उस पर कुछ टैक्स लग जाता था, वो टैक्स को भी क्या बोला गया, रिमूव कर दिया गया। इससे क्या होगा, कंपटीशन जो इंडियन गुड्स का है वो बढ़ेगा। इसको ऐसे देखिए, ऐसे समझिए, मैं इसको भी समझा दे रहा हूँ। मान लीजिए ये है इंडिया, ये है ब्रिटेन,
मान लीजिए कोई सामान आपने यहाँ पे भेजा, तो सामान की कॉस्टिंग थी, शॉपकीपर उस सामान को, चलिए इसको 90 बना दो, ठीक है, 90 रुपीज का वो सामान था, ठीक है। इंडिया ने उस पर टैक्स लगा दिया जो 10 रुपए का, ये हो गया 100 रुपए का, ठीक है। और वहां पे इन ये लोग के लिए तो क्या है, ये इंपोर्ट है तो ये भी टैक्स लगाएंगे, तो ये इन्होंने भी 10 रुपए का मान लीजिए टैक्स लगा दिया, यानी ये सामान हो गया 110 रुपए का। यहाँ पे कोई दूसरी कंट्री है, मान के चलिए चाइना है, सेम ही प्रोडक्ट है, सेम ही कॉस्टिंग है, लेकिन उसने अपनी कंट्री के प्रोडक्ट पर टैक्स लगाना जरूरी नहीं समझा, यानी वो सेम 90 रुपए की चीज ब्रिटेन जा रही है, ब्रिटेन वाले तो टैक्स लगाएंगे ही 10 रुपए, क्योंकि उनके लिए वो इंपोर्ट है, 10 रुपए का टैक्स लगा, वो चीज 100 रुपए की है। तो आप बताइए ये 100 रुपए की चीज ज्यादा बिकेगी या 110 रुपए की चीज ज्यादा बिकेगी? जाहिर सी बात है 100 रुपए की चीज ज्यादा बिकेगी। तो आपने क्या किया, अपने अपने ही कंट्री के प्रोडक्ट को महंगा कर दिया, और अपने ही कंट्री के प्रोडक्ट को जैसे ही आप महंगा करोगे तो बाहर में उसका कंपटीशन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इसीलिए इस चीज को क्या कर दिया गया, रिमूव कर दिया गया। और जैसे ही रिमूव करेंगे आप, जैसे आप क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, तो आपका कंपटीशन है, यानी इंडियन गुड्स का जो कंपटीशन है वो राइज होगा। अगर हमारा भी प्रोडक्ट है वहां पे 100 रुपए का होता और चाइना का भी 100 है, तो अब लोग सोचेंगे कि कौन सा गुड्स लेंगे, यानी कंपटीशन बढ़ा। रिडक्शन ऑफ इंपोर्ट ड्यूटीज, तो इंपोर्ट ड्यूटीज यानी बाहर से जो सामान आ रहा था उस पर हमने बहुत ज्यादा टैक्स लगा रखा था, तो उसे क्या किया गया, मतलब बहुत रिड्यूस किया गया। इंप्रूव पोजीशन ऑफ डोमेस्टिक गुड्स इन फॉरेन मार्केट, ठीक है। नेक्स्ट है रिलैक्सेशन इन इंपोर्ट लाइसेंसिंग सिस्टम। तो याद कीजिए, या मैंने पढ़ाया ही होगा मुझे लगता है, ऐसे नहीं पढ़ाया तो मैं दोबारा ही बता दे रहा हूँ कि हाँ बताया होगा। क्या होता है, एक होता है टैक्स बैरियर, एक होता है नॉन टैक्स बैरियर। टैक्स बैरियर में क्या करते हैं, हम बाहर के सामानों पे टैक्स लगा के उसको क्या कर देते हैं, एक्सपेंसिव बना देते हैं, जिससे हमारे कंट्री के लोग उसे ना लें। नॉन टैक्स बैरियर क्या होता है, हम बोलते हैं कि आपकी क्वालिटी सही नहीं है, आपका जो प्रोडक्ट है वो हमारे इन्वायरमेंट के लिए सही नहीं है, ये सारे रीजंस देते हैं, और सामने वाले के जो प्रोडक्ट है उसको हम अपने कंट्री में आने के लिए रोकते हैं, ठीक है ना। तो सेम केस है कि इंपोर्ट यानी बाहर की चीजें जो आ रही थी उसके इंपोर्ट लाइसेंसिंग के बारे में हम पूछते थे कि इसका लाइसेंस परफेक्ट कंपनी से है कि नहीं है, क्रॉस चेक कराइए, तो उसमें काफी समय लग जाता था, ठीक है ना। ऑलरेडी कोई भी चीजें जब बाहर से आती है उसको वापस इंडियन मार्केट में आने में समय लगता है, और आप ये जो हर चीज का लाइसेंस चेक कर रहे हैं, क्रॉस चेकिंग कर रहे हैं, उसमें बहुत समय लग रहा है। इससे क्या होता है, ट्रेड हैम्पर होता है। तो इस चीज को रिमूव किया गया। आप सिर्फ हैजार्डस जो चीजें लाइक केमिकल रिलेटेड थिंग्स है जो इन्वायरमेंट को काफी सच में पॉल्यूट कर सकता है, तो ऐसी चीजों को आप बस चेक कीजिए उसके लाइसेंसिंग को। अब शूज आ रहे हैं, आप उसका भी लाइसेंस चेक कर रहे हैं, तो ये कोई सही बात नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक इज प्राइवेटाइजेशन। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, प्राइवेटाइजेशन। तो प्राइवेटाइजेशन क्या होगा, फर्स्ट ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप, मैनेजमेंट या कंट्रोल जब पब्लिक सेक्टर से कहां चल जाए, प्राइवेट सेक्टर चल जाए, तो इसको हम क्या बोलेंगे, प्राइवेटाइजेशन। इसमें दो कॉन्सेप्ट आता है, इन दोनों कॉन्सेप्ट को हम थोड़ा डिटेल में यहाँ देखते हैं। मैंने अभी आपको एक कॉन्सेप्ट समझाया था कि कोई चीज क्या है, 100% है, ठीक है, इसका आधा करेंगे तो 50% और 50%, ठीक है। एक को बढ़ा दिया मैंने, एक को कर दिया 51% और दूसरे को कर दिया 49%, ठीक है। अब एग्जाम्पल लेना शुरू करते हैं। मान लीजिए कि कोई चीज जब 100% थी, उसमें से आपने क्या किया, 51% धीरज नाम के किसी पर्सन को दे दिया, ठीक है। 51% 100% की कोई चीज थी, मान लीजिए ये रेलवेज है, रेलवेज कंपनी, इसका जो 50% ऑनरशिप था वो आपने धीरज नाम के किसी प्राइवेट इंडिविजुअल को सेल कर दिया या दे दिया, ठीक है। तो अब ये जो तुम्हारे रेलवेज को तुम लोग जानते हो गवर्नमेंट कंपनी कहते हो, अब ये क्या अब इसको क्या कहोगे तुम, अब तुम कहोगे कि सर ये कंपनी क्या हो गई, प्राइवेटाइज हो गई। क्या हो गई, प्राइवेटाइज्ड हो गई, ठीक है। दूसरा कॉन्सेप्ट समझो, सेम वही एग्जांपल ले रहा हूं, 100% है, इसमें से तुमने क्या किया, 30% किसी धीरज नाम के आदमी को दे दिया, और ये अगेन वही प्राइवेट इंडिविजुअल है। अब क्या कहोगे, ये मत बोल देना कि प्राइवेटाइज नहीं, जब आप क्या कर रहे हो 51% से ऊपर देते हो ना, यानी अब यानी मेजॉरिटी, मैंने बताया
ज्यादा होने के लिए क्या चाहिए? सबसे पहले 51। 51 से ऊपर कितना भी होगा तो वो ज्यादा होगा। तो 51% एटलीस्ट जैसे ही तुमने दे दिया ना, तो वो कंपनी प्राइवेटाइज हो गई, यानी गवर्नमेंट कंपनी क्या हो गई, अब एक प्राइवेट इंडिविजुअल के पास चली गई, उसका ओनरशिप हो गया, तो वो प्राइवेटाइज हो गया। लेकिन जब 100% में तुम 30% ही दे रहे हो, तो 70% अभी भी किसका है? रेलवेज का ही है। तो प्राइवेटाइज नहीं कहलाएगा। लेकिन इसको कहेंगे क्या सर? इसको कहेंगे, कॉन्सेप्ट कहते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। क्या कहते हैं? डिसइन्वेस्टमेंट। क्यों? पहली बात समझो कि गवर्नमेंट ने इन्वेस्ट कर रखा था, अब क्या कर रहे हो? उसमें से कुछ चीजों को, यानी सेलिंग ए पार्ट, आप 100% में से कुछ पार्ट को क्या कर रहे हो? सेल कर रहे हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? डिसइन्वेस्टमेंट, ना कि प्राइवेटाइजेशन। ठीक है, ध्यान रखो। अब तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि रेलवेज को तुम ये नहीं बोल सकते कि प्राइवेटाइज हो गया, नहीं, वहां क्या प्रोसीजर चल रहा है? डिसइन्वेस्टमेंट। या बहुत सारे गवर्नमेंट जो कंपनीज है उसमें क्या चल रहा है? डिसइन्वेस्टमेंट, यानी इसके कुछ पार्ट को सेल किया जा रहा है। अभी 51% कम, जैसे ही 51% का ओनर कोई प्राइवेट आदमी या कोई भी एक इंसान हो जाएगा ना, तो वो कंपनी प्राइवेटाइज कहलाएगी। ठीक है, चलिए वापस चलते हैं। सो देखिए, दूसरा कॉन्सेप्ट यहाँ लिख दिया है, सेलिंग ऑफ ए पार्ट ऑफ द इक्विटी ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बोलिए, गवर्नमेंट कंपनी बोलिए, सब एक ही बात है। पब्लिक सेक्टर बोलिए, सब एक ही बात है। तो सेलिंग ऑफ ए पार्ट ऑफ द इक्विटी ऑफ या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग टू द पब्लिक, यानी पब्लिक यानी कोई भी प्राइवेट इंडिविजुअल को आप सेल कर रहे हो, तो क्या कहलाएगा? डिस इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। नेक्स्ट है प्राइवेटाइजेशन। क्या है, कैसा होता है, वो देखते हैं। तो प्राइवेटाइजेशन क्या कहता है? इंप्रूव फाइनेंशियल डिसिप्लिन एंड फैसिलिटेट मॉडर्नाइजेशन। अब अगर इसका मैं एग्जांपल, मैं इधर थोड़ा नीचे दे देता हूँ। वो ना फाइनेंशियल डिसिप्लिन सुधारता है और मॉडर्नाइजेशन को फैसिलिटेट करता है। ये बात बिल्कुल सही है। एग्जांपल देखिए, बैंक्स को देख लीजिए। आप खुद बताइए, गवर्नमेंट बैंक्स आपको कैसे दिखते हैं और प्राइवेट बैंक्स कितने दिखते हैं? साफ सुथरा, या टेक्नोलॉजी के मामले में कौन सा टेक्नोलॉजी ज्यादा यूज हो रहा है? ठीक है, पर्सन्स कितने हैं, अच्छे तरीके से बिहेवियर किसका ज्यादा अच्छा है? तो ये सब में आप देखेंगे प्राइवेट वाले आगे हैं। ठीक है, यानी वो मॉडर्नाइज है, बार बार न्यू अडॉप्ट करते रहते हैं न्यू टेक्नोलॉजी को। नहीं करेंगे उनका कस्टमर बेस बढ़ेगा ही नहीं। फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं, अच्छे अच्छे सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तब तो उसका कस्टमर बेस बढ़ेगा। ठीक है, दूसरा चीज क्या होता है कि ऐसा माना जाता है, प्राइवेट कैपिटल एंड मैनेजरियल कैपेबिलिटीज विल हेल्प इन इंप्रूविंग द परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर यूनिट। तो प्राइवेट में क्या हो रहा है कि जो प्राइवेट कैपिटल लग रहा है ना, और जो मैनेजरियल डिसीजन है, देखिए गवर्नमेंट कंपनीज के पिटने का एक रीजन ये भी होता है कि वो बहुत ट्रेडिशनल तरीके से चलते हैं और पेपर वर्क बहुत है। ठीक है ना, जैसे मान लो आपको एक पंखा भी लगाना है ना, तो आप एक बिल बना के देते हैं, फिर वो ऊपर जाएगा, फिर बातें होंगी, सैंक्शन होगा फंड, और उसमें का मैंने फैन काफी खराब बनाया है, लेकिन मान के चलिए तो यही प्रोसीजर है। प्राइवेट में मैनेजर आज डिसीजन लेता है कि नहीं, हमारा कैश इनफ्लो काफी कम हो गया, कुछ लोगों को मार्केट में भेजो, न्यू अकाउंट्स ओपन कराओ, तो वो आज के आज डिसीजन बनना शुरू होते हैं। ठीक है, तो ये है जिससे एक अच्छा मतलब ऐसा बिलीव किया जाता है कि प्राइवेटाइजेशन अच्छा होता है, इस रीजंस की वजह से। गवर्नमेंट ने भी वेरियस अटेम्प्ट्स लिए। ठीक है, गवर्नमेंट ने ऑटोनॉमी दी, पावर दिया क्या करने का? आप मैनेजरियल डिसीजंस और ऑपरेशनल डिसीजंस खुद लिए। वही मैंने अभी कुछ देर पहले जो बताया था, फैन वाला, कि ऊपर पास होगा फिर उससे ऊपर पास होगा आपके पास। यानी ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट कंपनीज में या गवर्नमेंट सेक्टर में जो लोग हैं उनके पास ब्रेन नहीं है, उनके पास कैपेबिलिटीज नहीं है, नहीं, लेकिन वो हर चीज जो पास ऑन होकर ऊपर जाती है ना, उसके वजह से टाइम टेकिंग काफी हो जाता है, और उस टाइम टेकिंग होने की वजह से क्या होता है? डिसीजंस काफी लेट हो जाते हैं। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला कि नहीं, जो मैनेजरियल लेवल पर डिसीजंस है, चाहे वो जो ऑपरेशनल लेवल पे जो डिसीजंस है, वो आप खुद लीजिए और प्रॉफिट अर्न कीजिए। क्योंकि हम टॉपिक के याद करो, शुरुआत में ही देखें 1950 से 1990 का जो समय है, उसमें गवर्नमेंट कंपनीज का जो परफॉर्मेंस है काफी पुअर है। और मैंने आपको एक और कॉन्सेप्ट बताया था, आप गवर्नमेंट कंपनी हो, ठीक है, सोशल वेलफेयर करना अच्छी बात है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप लॉसेज में रहे। और वेरियस जो गवर्नमेंट कंपनीज थी वो लॉसेज में थी। अच्छा, गवर्नमेंट ने एक और चीज, जैसे कैसे बचपन में होता है कि आपको कोई टीचर बोल देते हैं दिस इज माय फेवरेट स्टूडेंट, ये बच्चा बहुत अच्छा है, अप्रिशिएट टीचर जब करते हैं तो आपको कितना अच्छा लगता है। तो वैसे ही गवर्नमेंट ने क्या किया, उन्होंने बोला कि हम
गवर्नमेंट कंपनीज को स्टेटस प्रोवाइड करेंगे, या तो मिनी रत्न कहलाएगा वो, या तो नवरत्न कहलाएंगे, और जो बेस्ट होंगे उन्हें हम क्या बोलेंगे, महारत्न। और जैसे जैसे स्टेटस मिलेगा उस हिसाब से कुछ पर्क्स वगैरह से आपको मिल सकते हैं। तो 2017 के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 8 महारत्न है, 16 नवरत्न है और 74 मिनी रत्न कंपनी थे। नेक्स्ट टॉपिक है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन क्या होता है? देखिए इसका दो डेफिनेशन है, दोनों डेफिनेशन मैं आपको इधर बता दे रहा हूं। पहला मैं क्या बोल रहा हूं, ये इंडिया है, ये पाकिस्तान हो गया, चाइना हो गया, बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया, श्रीलंका हो गया, ठीक है, और इधर साउथ ईस्ट नेशंस हैं, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ, इसका डेफिनेशन क्या कहता है, इंटीग्रेटिंग नेशनल इकोनॉमी टू वर्ल्ड इकोनॉमी, यानी ये जो मेरा नेशनल इकोनॉमी है इसको मैं वर्ल्ड इकोनॉमी से जोड़ रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, वर्ल्ड इकोनॉमी से जोड़ रहा हूँ, इसी को हम क्या कहेंगे, ग्लोबलाइजेशन। अच्छा, हिंदी में इसको कहते हैं भूमंडलीकरण, ठीक है। दूसरी बात देखिए, या तो मैं दूसरे डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बोलूं कि क्रिएशन ऑफ नेटवर्क, आप क्या फैला रहे हैं, अपना नेटवर्क या जाल फैला रहे हैं। तो ये देखो जो मैंने एरोज बनाए, ये क्या आपको जाल की तरह नहीं लग रहा है? तो यानी अपने इकोनॉमिक सिस्टम को जब आप दूसरे कंट्री या दूसरे इकोनॉमिक सिस्टम से आप जोड़ते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, ग्लोबलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। दूसरी बात चलते हैं, ग्लोबलाइजेशन से ऐसा एम क्या है हमारा, एम टू ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड टुवर्ड्स ग्रेटर इंटरडिपेंडेंस एंड इंटीग्रेशन। अब आप मुझे बताएंगे ग्रेटर इंटरडिपेंडेंस और इंटीग्रेशन क्यों जरूरी है। बात समझिए, दो एग्जांपल से समझिए। याद रखिएगा ट्रेड बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। पहले पहले ये समझ लीजिए, रिसोर्सेज जो होते हैं ना हमारे पास, वो किसी कंट्री में क्या होगा, या तो अबेंडेंस में होगा, या तो स्कार्स होगा, बहुत कमी होगी, रेयर होगा, कम होगा। अब एक सेकेंड, हाँ, अब क्या होगा अगर मैं बोलूं कि मेरे पास अबेंडेंस में है लेकिन मैं ये रिसोर्स कहीं ट्रांसफर ही नहीं करूंगा, मैं किसी को दूंगा ही नहीं, इसका कोई फायदा नहीं है। आप क्या कीजिए, आपके पास वो चीज अबेंडेंस में है, आप किसी स्कार्स पर्सन को दे दीजिए, बदले में आप मनी ले लीजिए। तो आपके पास पैसा आया, उससे आप कुछ और डेवलपमेंट कीजिए, रिसर्च कीजिए, और इनके पास क्या आ गया, जिस चीज की कमी थी वो आ गया। तो ये क्या हो रहा है, इंटरडिपेंडेंस हो रहा है, यानी एक दूसरे पे लोग आश्रित हो रहे हैं। सेकंड चीज, कभी भी ये पर्सन आपसे लड़ाई नहीं करेगा और ना आप करेंगे, आपको भी तो मनी मिल रहा है, ऐसा थोड़ी मनी कोई खास चीज नहीं है, सिर्फ रिसोर्सेज ही इंपॉर्टेंट है, नहीं, आपको मनी मिल रहा है। तो जिस कंट्री के ट्रेडिंग रिलेशंस काफी एक दूसरे से अच्छे होते हैं, उनमें वॉर की संभावना जो होती है वो बहुत रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। इसलिए आप लोग ये सब जो बोलते हैं चाइना से लड़ाई हो जाएगी, चाइना, इतना आसान नहीं है लड़ाई, और होगी भी तो उसके वजह से ट्रेड हैम्पर नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट्स हमारे उधर जाते हैं और उधर के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हमारे यहाँ आते हैं, पूरा ट्रेड खत्म हो जाएगा, जैसे ही वॉर होगा ट्रेड बंद, ठीक है। तो इसीलिए ग्लोबलाइज किया जाता है कि ज्यादा इंटरडिपेंडेंस एक कंट्री को दूसरे कंट्री के साथ बनेगी तो वॉर के चांसेस क्या होते हैं, कम होते हैं, ठीक है। तो इसमें भी कुछ चेंजेस किए गए। ऐसे ये चेंजेस जो है एग्जामिनेशन वगैरह में नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी अगर दिया है किताब में तो हमें पढ़ना चाहिए। फर्स्ट है हाई टेक्नोलॉजी और हाई इन्वेस्टमेंट इन प्राइवेट इंडस्ट्री, यानी जो गवर्नमेंट के लिए प्राइवेट इंडस्ट्रीज है उसमें कोई बातचीत नहीं करनी है, सीधा ऑटोमेटिक परमिशन दिया हुआ था। एफडीआई देखो लो यहाँ फिर परसेंटेज 51%, यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 51% का आप ला सकते हैं, ठीक है। दूसरा है 5 ईयर एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी गवर्नमेंट ने बनाई 1992 से 1997 के बीच, कि गवर्नमेंट स्टेब्लिश करेगा कुछ फ्रेमवर्क कि इंडिया का फॉरेन ट्रेड वगैरह कैसा और क्या रहना चाहिए। थर्ड क्या है, मॉडिफाइड किया गया कस्टम ड्यूटी को, यानी 250% जो कस्टम ड्यूटी आप ले रहे थे उसको रिड्यूस किया गया 10% तक 2007 से 8 तक गवर्नमेंट के बजट में, ठीक है ना। कस्टम ड्यूटी 250% समझ रहे हो, बहुत ज्यादा होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग क्या है, इसको पहले इधर समझ लेते हैं हम लोग अपने इजी तरीके से, बाद में बात करेंगे। आउटसोर्सिंग को एक वर्ड यूज किया जाता है कि ग्लोबलाइजेशन का ही आउटकम है। तो मैं इधर ले लेता हूं एग्जांपल, अमेरिका, ये हो गया इंडिया। मैं अगर आपसे बोलूं कि अमेरिका का कोई बच्चा है, ठीक है, अमेरिका का कोई क्या है, कोई बच्चा है, उसे अपना असाइनमेंट बनवाना है, ठीक है। तो वहीं का कोई बच्चा है ना, वो बोल रहा है कि मैं $100 लूंगा, और मान के चल रहे हैं $1 का दाम अभी 80 रुपया है, ठीक है।
तो वो बोल रहा है $100 लूंगा। तो उसने फिर पता करवाया कि कोई इंडियन बच्चा है वो कितने रुपए लेगा, तो वो बोल रहा है कि मैं ज्यादा नहीं, मतलब डॉलर्स के एस्पेक्ट में बात करूं तो सिर्फ $30 में काम करने के लिए तैयार हूं। अब आप उस बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से बताइए, वो अपना काम किसी अमेरिकन से कराएगा कि इंडियन से कराएगा? आपको पैसे के पॉइंट ऑफ व्यू से बताना है, वो रिलेशन और कंट्रीमैन और पैट्रोटिज्म ये सब नहीं। ऐसे आप देख के बताइए, पैसों के सेंस में उससे बेनिफिट कहाँ हो रहा है? जैसे ही वो इंडियन से करवाएगा ना, उसे $70 का फायदा है, ठीक है। और मान के चल रहे हैं कि अमेरिका और इंडिया में रिलेशंस अच्छे हैं, तो वो क्या कर रहा है, अपना काम भेज दिया अमेरिका को कि भैया तू मेरा होमवर्क बना दे, मैं तेको $30 दे दूंगा, चल खुशी से $5 और भी दिया, लेकिन मेरा ये काम कर दे। अब बहुत सारी कंपनी, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लो TCS है, ठीक है। अमेरिका क्या बोला कि हम आपको $50,000 देंगे पर पर्सन, आप ये काम कीजिए। इसने बोला ठीक है हम करेंगे, और इसने इंडिया से पर्सन को हायर किया, और उसने बोला हम आपको 20 to 25 के देंगे पर पर्सन काम का, बाद बाकी जो ये बीच का बच गया वो प्रॉफिट इसका। यानी कि हो क्या रहा है, अमेरिका वाले जानते हैं कि सेम काम मैं अगर अपने अमेरिकन लोगों से करवाऊंगा ना, तो वो 50 के नहीं, वो 1 लाख मांगेंगे, ठीक है। तो उसने अपने काम को क्या करा दिया, आउटसोर्स करा दिया, ठीक है। और ये हो कैसे पाया है, ये ग्लोबलाइजेशन, क्योंकि एक इकोनॉमिक सिस्टम दूसरे इकोनॉमिक सिस्टम से जुड़ रहा है, और जैसे ही वो जुड़ रहा है तो अमेरिका भी जुड़ रहा है, किससे, इंडिया से जुड़ रहा है, तो इंडियन के पीपल्स को कुछ काम दे सकता है। इंडियन पीपल को काम देने का फायदा क्या है कि सस्ते में हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं अपने कॉन्सेप्ट पे या नोट्स पे अपने। क्या है, कॉन्ट्रैक्टिंग आउट सम ऑफ इट्स एक्टिविटी, या थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, आउटसोर्सिंग। ये किसका आउटकम है, ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस का ये आउटकम है। इंडिया को फेवरेबल डेस्टिनेशन बोला जाता है मोस्ट ऑफ द एमएनसी के लिए, व्हाई, बिकॉज इंडिया का वेज रेट काफी सस्ता है, ठीक है। और दूसरा क्या है, यहाँ पे हर तरीके के आपके स्किल पर्सन आपको मिल जाएंगे, पॉपुलेशन भी काफी अच्छी खासी है, तो यहाँ एमएनसी सेटअप करना काफी अच्छा होता है, ठीक है ना, क्योंकि आपको दोनों चीजें मिल रही है, लेबर भी काफी सस्ते रेट पे आपको मिल जा रहा है, और अगर आपको स्किल्ड पर्सन भी चाहिए तो वो भी काफी सस्ते दर पे मिल जाएगा, क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा है और कंपटीशन भी हाई है, तो लोग आपको अच्छे खासे मिल जाते हैं इसीलिए। और देखो इंडिया में एमएनसी सेटअप करने के और भी बहुत सारे फायदा हैं। जैसे मान लो ये इंडिया है, इसके इर्द गिर्द बहुत सारी छोटी छोटी कंट्रीज हैं, साउथ ईस्ट नेशन है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं मान लो BMW का शोरूम लगाता हूँ इंडिया में, तो अब किसी का डिमांड रहा कि मुझे 2 BMW चाहिए, तो आप पाकिस्तान पहुंचा सकते हो, आप नेपाल पहुंचा सकते हो, आप बांग्लादेश पहुंचा सकते हो, आप श्रीलंका पहुंचा सकते हो, आप साउथ ईस्ट नेशन। तो यहाँ से तो आप सबको, दूसरी बात है यहाँ पे भीड़ इतनी है, यानी पॉपुलेशन इतना ज्यादा है कि यहाँ पे आपको स्किल्ड, अगर मैनेजर अच्छे मैनेजर चाहिए वो भी आपको मिल जाएगा, लो क्वालिटी के वर्कर्स चाहें वो भी आपको मिल जाएंगे। और आउटसोर्सिंग आज के डेट में हर चीज आउटसोर्स है। इसका मैं एक अच्छा एग्जांपल और आपको देता हूँ। आप सभी एक सेकंड आप सभी बैंक में गए होंगे, सॉरी एटीएम में गए होंगे, गए हैं, ध्यान से देखिए एटीएम को। ये जो सेटअप है मशीन, ये किसी और कंपनी का, ठीक है। इसमें जो आप कार्ड लगा रहे हैं वो किसी और कंपनी का, कार्ड में जो चिप्स वगैरह लगे रहते हैं वो कोई और कंपनी लगाता है, ठीक है। इसमें एसी कोई और कंपनी वाला आके लगा के गया है। यहाँ जो गार्ड बैठा रहता है वो किसी और कंपनी से, वो मत समझिएगा वो एसबीआई कंपनी का नहीं। और ये सब आउटसोर्सिंग करने का एक और फायदा होता है, पैसा बहुत बचता है, ऐसे समझो। जैसे अगर जो लोग गवर्नमेंट एग्जाम्स वगैरह दिए हैं, क्योंकि ये वीडियोस तो सभी देखेंगे, सिर्फ 12th के बच्चे ही नहीं देखेंगे, तो आप बताइए कि मान लीजिए अगर वो गार्ड जो है, अगर वो गार्ड जैसे ही एसबीआई का मेंबर रहेगा ना, उसको आपको सैलरी 20 के देनी होगी। तो एसबीआई क्या करता है ना, एसबीआई किसी वही गार्ड कंपनी के पास जाता है, बोलता है कि मैं पर पर्सन 12,000 रुपए देने को तैयार हूँ गार्ड के लिए। तो ये जो गार्ड कंपनी होती है बोलती है ठीक है सर 12,000 में हो जाएगा। और ये गार्ड कंपनी क्या करती है, हर गार्ड को बोलती है कि 8,000 रुपए आपको, ये एग्जाम्पल ऐसा नहीं अब गार्ड से जाके पूछने लगना कि सर भैया आपको 8,000 मिलता है क्या, हमारे टीचर ने हमारे मास्टर ने बताया है, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो उसने क्या किया, अपने गार्ड को बोला कि भाई 8,000 दूंगा, इस प्लेस पे चल जा, बाद बाकी 4,000 इसका प्रॉफिट हो गया,
एसबीआई को भी 8,000 का प्रॉफिट हो गया, तो क्या हुआ, आउटसोर्स कर दिया। तो आप देखिए कार्ड अलग कंपनी का, गार्ड अलग कंपनी का, एसी अलग कंपनी का, वहां पर्सन जो खड़ा है वो किसी अदर है। अच्छा, ये जो पूरा का पूरा एरिया है हो सकता है ये लीज पे लिया हो, जमीन भी तो एसबीआई की नहीं होती, वो लीज पे लिया रहता है। तो सब कुछ क्या है, आउटसोर्स है। ठीक है, आउटसोर्स करने में क्या होता है, पैसा बहुत बचता है, टेंशन बहुत कम होते हैं। अब एसी ठीक से नहीं चला है, आप फोन कर दोगे एसबीआई को, तो एसबीआई क्या करेगा, तुरंत उस कंपनी को फोन करेगा। वो बैठ के एसी बैंकिंग चला रहा है, वो एसी कंपनी चला रहा है, वो सीधा फोन करेगा जो अपने एसी वाले लोगों के पास था, उसको सीधा फोन करेगा, जाइए इस प्लेस में ये जगह खराब है, जाके ये एसी को ठीक कर दीजिए। ये तरीका है, काम आउटसोर्स हो गया। ठीक है, सम ऑफ द सर्विसेज आउटसोर्स टू इंडिया, पहला है ये जैसे बीपीओ वगैरह, कॉल सेंटर्स, रिकॉर्ड कीपिंग, अकाउंटेंसी का वर्क, बैंकिंग, म्यूजिक रिकॉर्डिंग्स, ये सब काम क्या होता है, आउटसोर्स होता है। यानी इंडिया के पीपल किसी फॉरेन कंट्री के लिए ये सारे काम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं डब्ल्यूटीओ। तो डब्ल्यूटीओ का पुराना नाम क्या था, गैट, GATT। अच्छा यहाँ लिखा नहीं है मैंने, इसको कहते थे गैट। ठीक है, 1948 में 23 कंट्रीज थी। इनका काम क्या था कि मल्टीलेटरल ट्रेड हो, हम देखेंगे मल्टीलेटरल यानी सीधा से समझो एक से ज्यादा कंट्री के साथ जब आप ट्रेड करते हैं उसको मल्टीलेटरल ट्रेड कहते हैं। ठीक है, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलना चाहिए। बाद में इसी का नाम चेंज होकर WTO हो गया 1995, 164 कंट्रीज, 23 ऑब्जर्वर गवर्नमेंट। ये सब फैक्ट्स है, ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट आपके लिए है फंक्शंस। फंक्शंस क्या है, ये क्या करता है, फैसिलिटेट करता है इंटरनेशनल ट्रेड, बोथ बायलेटरल, बायलेटरल जब दो कंट्रीज के बीच हो, मल्टीलेटरल जब दो कंट्रीज से ज्यादा के साथ आपका ट्रेड चल रहा है। रिमूवल ऑफ टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर। अब बोलोगे सर हमने भी तो टैरिफ लगाया था, नहीं, रिमूवल ऑफ टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर बोल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि एकदम बैरियर हटा देना है इसको, नहीं, कुछ बैरियर्स आप रख सकते हैं, या फिर आप गलत तरीके से बैरियर रख रहे हैं। अब कोई प्रोडक्ट है 10 रुपया का, उस पर आप 400% का टैक्स लगा दे रहे हैं, तो ये गलत है। तो अगर ऐसी कंप्लेन WTO के पास जाती है तो वो ऐसे टाइप के बैरियर को जरूर हटाएगा। ठीक है, दूसरा क्या है, ये जो WTO पूरा बना हुआ है वो क्या है, रूल बेस्ड ट्रेड रिजाइम है। यानी रूल्स, बहुत सारे चीजों के लिए सर्टेन रूल्स वगैरह बने हुए, वो रूल्स नहीं टूटने चाहिए, नहीं तो आपको पनिश भी किया जा सकता है। थर्ड क्या है, इंश्योर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड रिसोर्सेज, यानी रिसोर्सेज का सही यूज हो। मान लो ये ऐसा कुछ पत्थर स्ट्रक्चर है, ये पत्थर है, मान लो ये पत्थर हमें हमारे कंट्री में मिला, हमें इसका कोई यूज ही नहीं पता है, ये क्या होता है, इसका क्या यूज है, हमें, हमारे पास ना कोई ऐसी टेक्नोलॉजी। लेकिन अमेरिका बोल रहा है कि उसके पास इसकी ऐसी टेक्नोलॉजी और ये पत्थर बहुत काम की चीज है, इससे हम बहुत इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। तो हमें ये पत्थर नहीं रखना चाहिए, हमें इसे सेल कर देना चाहिए कुछ मनी के लिए। अच्छा 1 साल 2 साल हम सेल करेंगे, फिर अमेरिका को बोलेंगे कि भाई हमें ये टेक्नोलॉजी दे दो, हम भी इलेक्ट्रिसिटी बनाएंगे, इतने दिन से तो हम तुम्हें पत्थर दे रहे हैं। तो क्या हो रहा है, इस पत्थर का सही यूटिलाइजेशन हो रहा है, नहीं तो ये तो पड़ा पड़ा हमारे पास सर जाएगा, हमारे पास तो टेक्नोलॉजी है ही नहीं, हमें पता ही नहीं ये है क्या। तो हमें क्या करना चाहिए, देना चाहिए इस चीज को। ठीक है, फोर्थ क्या है, इनलार्ज प्रोडक्शन ऑफ ट्रेड एंड सर्विसेज। ठीक है, तो इससे क्या होगा, प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, ट्रेड एंड सर्विसेज हर जगह पहुंचेंगे, वर्ल्ड के हर कोने में पहुंचेंगे, तो यही WTO का फंक्शन होता है। बायलेटरल ट्रेड बता दिया आपको, दो कंट्रीज के बीच में होता है। अच्छा, मल्टीलेटरल ट्रेड लिखना है, ट्रेड बिटवीन मोर देन टू कंट्रीज, मोर देन टू कंट्रीज। बैरियर, टैरिफ बैरियर आपको बता दिया क्या होता है, इसको भी इधर मैं फिर से बता दे रहा हूँ। बैरियर दो तरीके के होते हैं, एक है टैरिफ और दूसरा है नॉन टैरिफ, या फिर इसको आप बोल सकते हो टैक्स बैरियर, दूसरा है नॉन टैक्स बैरियर। ठीक है, टैक्स बैरियर सीधा सा, ये बहुत बार आपको मैंने ऐसे ड्राइंग बना के बता दिया, ये इंडिया है, ब्रिटेन है, बाहर से कोई सामान आया, इस पर हमने टैक्स लगा दिया, 10 रुपए का सामान था, इस पर टैक्स हमने 5 रुपए लगाया, ये सामान हो गया 15 का, इसको कहते हैं टैरिफ बैरियर, टैक्स बैरियर। नॉन टैरिफ बैरियर क्या है, अगेन ये ब्रिटेन है, ये इंडिया है, यहाँ से कोई सामान आया, हमने बोल दिया भैया आपकी प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो काफी लो है, सही नहीं है, तो हम ये नहीं लेंगे। दूसरा कारण क्या दे सकते हैं कि आपका जो प्रोडक्ट आ रहा है वो हमारे इन्वायरमेंट के लिए सही नहीं है, तो इसे आप वापस कर लीजिए। ठीक है, तीसरा बोल सकते हैं कि आपका जो सामान आ रहा है वो काफी हैजार्डस है। ठीक है, तो हम नहीं ले सकते। तो नॉन टैरिफ यानी ये टैक्स से रिलेटेड नहीं है,
आप क्वालिटी का बहाना दे सकते हैं, आप इन्वायरमेंट का बहाना दे सकते हैं, आप हैजार्डस का बहाना दे के बोल सकते हैं कि हमें ये चीज नहीं चाहिए, यानी रोक रहे हैं आप, ठीक है ना, ट्रेड को रोक रहे हैं। और यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, ट्रेड को रोकने के लिए कौन सी टेक्निक अपना रहे हैं, टैक्स का। जैसे ही ये चीज महंगा होगा आपके कंट्री के लोग लेंगे नहीं, तब वो दोबारा भेजेगा ही नहीं, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ट्रेड को रोकने की कोशिश कर रहे हैं वाया टैक्स बैरियर, ठीक है। तो ये दो तरीके के बैरियर होते हैं, ये दोनों एक्सप्लेन यहाँ किया हुआ। बैरियर्स विच आर इम्पोज्ड ऑन इम्पोर्ट मेक कॉस्टली लाइक कस्टम ड्यूटी। नॉन टैरिफ बैरियर्स में क्या होगा, अदर एलिमेंट्स विच कैन स्लो और प्रिवेंट ट्रेड लाइक क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, कोटास, इम्पोर्ट लाइसेंस, ये सबसे भी आप रोकते हैं। एन अप्रेजल ऑफ एलपीजी पॉलिसीज। अप्रेजल यानी यहाँ पे भी वही हम बात करेंगे कि कुछ सही पॉइंट्स होंगे और कुछ गलत पॉइंट्स होंगे। गलत नहीं है, मतलब निगेटिव पॉइंट्स होंगे, तो उन दोनों को हम देखेंगे। और ये सारी चीजें ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, बस देख रहे हैं कि कुछ लोग इकोनॉमिक्स रिफॉर्म्स के फेवर में थे और कुछ लोग क्या थे, अगेंस्ट में थे। देखते हैं फेवर में क्या क्या पॉइंट्स थे। फर्स्ट क्या है, इंक्रीज इन द रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी आप देखेंगे तो इकोनॉमिक एलपीजी के पॉलिसी के बाद क्या हुआ है, हमारा जीडीपी बढ़ा है, तो लोगों का कहना है कि ये पॉलिसी सही थी। दूसरा क्या है, अगर ओवरऑल की बात कर रहा हूं मैं, ओवरऑल अभी अगर आप पूरा ट्रेंड देखेंगे ना, तो एग्रीकल्चर का जो जीडीपी में हिस्सा देखेंगे वो क्या हुआ है, रेगुलरली डिक्लाइन होते हुए जा रहा है। आपको भी पता है इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद पॉपुलेशन वगैरह काफी राइज हुई है। दूसरी बात आप देखेंगे इतना पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है, सबको बिल्डिंग्स बनाने हैं, सबको घर चाहिए, इंडस्ट्रीज चाहिए, हॉस्पिटल्स और वेरियस ऐसी चीजें हैं। तो उसके वजह से क्या हो रहा है, एग्रीकल्चर रिड्यूस, एग्रीकल्चर में पैसा नहीं है, कोई एग्रीकल्चर करना नहीं चाहता है, तो वो धीरे धीरे क्या होते जा रहा है, डिक्लाइन होते जा रहा है। उसका एरिया भी, जिसको हम नेट सोन एरिया भी बोलते हैं, वो भी धीरे धीरे क्या होते जा रहा है, कम होते जा रहा है। इंडस्ट्रियल का क्या देखेंगे, फ्लक्चुएट होगा, कभी कुछ साल बढ़ेगा, कुछ साल क्या हो जाएगा, वो डिक्रीज करेगा। लेकिन सर्विस सेक्टर का क्या है, हमेशा वो बढ़ते ही जा रहा है, क्योंकि सर्विस सेक्टर में बहुत सारी चीजें भी आ जाती हैं। एक टीचिंग से रिलेटेड, एक टीचर, एक डॉक्टर, एक लॉयर, ये सब क्या है, ये सब सर्विसेज दे रहे हैं, तो ये सब सर्विस सेक्टर में आ रहा है। तो सर्विस सेक्टर का जो एग्जाम्पल्स जो आप बोलते हो वो बहुत सारे हैं। पुलिस हो गया, आईएएस हो गया, सब क्या दे रहे हैं, सब तो सर्विसेज ही दे रहे हैं। बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, सब सर्विसेज दे रहे हैं। तो सर्विस सेक्टर लगातार क्या हुआ है, बढ़ा हुआ है। दूसरा क्या है, इनफ्लो ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो पहले हमारा 100 मिलियन होता था, वो 2014-15 के हिसाब से 73.5 बिलियन डॉलर्स, यानी वो बढ़ा है, यानी बाहर से लोग हमारे कंट्री में काफी इन्वेस्ट किए हैं। थर्ड है राइज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी बढ़ा है। 1990 में 6 बिलियन डॉलर्स था और 2014-15 में 321 बिलियन डॉलर है। ऐसे आप लोगों को वेन डायग्राम समझ में आता है तो मैं एक चीज दिखा देता हूं आपको कि ऐसे समझ के चलिए, जिस तरीके से बिहार के लोग आपको पूरे इंडिया में पाए जाते हैं, वैसे इंडिया के लोग पूरे वर्ल्ड में पाए जाते हैं, ठीक है। वेन डायग्राम है, बिहार के लोग जिस तरीके से इंडिया के हर कोने में पाए जाते हैं, वैसे इंडिया के लोग हर वर्ल्ड के कोने में पाए जाते हैं। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, इससे क्या हो रहा है, मान लो हमारे लोग जब वर्ल्ड के हर कोने में हैं, तो वहां पे अर्न कर रहे हैं, ठीक है। अर्न कर रहे हैं तो वो पैसा भेजेंगे अपने कंट्री, अपने फैमिली मेंबर्स को, अपने रिलेटिव्स को। वो पैसा भेजते हैं तो क्या है, मान लीजिए वो वहां डॉलर अर्न कर रहे हैं, तो यहाँ तो आपके कंट्री में क्या आ रहा है, डॉलर ही आ रहा है, यानी फॉरेन एक्सचेंज आ रहा है आपके पास। तो इसीलिए फॉरेन एक्सचेंज में इंडिया सबसे नंबर 1 है। इसको रेमिटेंस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रेमिटेंस। क्या कहा जाता है, रेमिटेंस। तो रेमिटेंस में इंडिया का रैंकिंग 1 है, यानी कि बाहरी पैसा जो सबसे ज्यादा किस कंट्री को आता है, तो वो इंडिया को आता है, क्योंकि इंडिया के लोग पूरे वर्ल्ड में फैले हुए हैं, ठीक है। राइज इन एक्सपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स हमारा बड़ा, पहले हम बड़ा रेयरली टेक्सटाइल्स वगैरह में ही एक्सपोर्ट्स करते हैं, लेकिन बाद में हमने ऑटो पार्ट्स हो गए, इंजीनियरिंग गुड्स हो गए, आईटी हो गया, टेक्सटाइल्स में तो हम पुराने हीरो थे। फिफ्थ है कंट्रोल ऑन इन्फ्लेशन, तो हमने एनुअल रेट ऑफ जो इन्फ्लेशन है उसको भी कंट्रोल किया। पहले 17% होता था, 15-16 में उसे हमने 5.48 पे रिड्यूस किया है, ठीक है। इंक्रीज इन द रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर, तो प्राइवेट सेक्टर का हमने रोल बढ़ा ही दिया। आपने देखा ही पूरे चैप्टर में हमने यही पढ़ा है कि हमने कैसे लाइसेंस सिस्टम को खत्म किया, ठीक है। बहुत सारे जो रेस्ट्रिक्शंस लगे हुए थे प्राइवेट सेक्टर के एंट्री पे, उन्हें बढ़ाया है। अब है
जो भी क्रिटिसिज्म है, यानी जो लोग बोलते हैं कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में ये सारी चीजें सही नहीं थी, अब हम क्रिटिसिज्म पढ़ेंगे। फर्स्ट क्या है, ग्रोइंग अनएम्प्लॉयमेंट। जीडीपी आप देख रहे हो हर साल हमारे कंट्री की बढ़ रही है, लेकिन फिर भी क्या है, हम प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि एक ऐसा कंट्री हुआ कि जीडीपी बढ़ा रहे हो और एम्प्लॉयमेंट जनरेट ही नहीं हो रहा है, लोग बेरोजगार हो रहे हैं, ठीक। दूसरा क्या है, लो लेवल ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ। ये भी बात सही है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कुछ खासा हुआ नहीं। क्यों? क्योंकि चीपर इंपोर्टेड गुड्स जो है, जस्ट लाइक चाइनीज गुड्स, वो हमारे कंट्रीज में आ रहे हैं। वो हमारे कंट्रीज में आ रहे हैं, तो हमारे डोमेस्टिक गुड्स का जो डिमांड है वो धीरे धीरे कम होते जा रहा है, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर जो धीरे धीरे, इंडस्ट्री जो हमारे सेटअप है वो क्या, जैसे इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्लास 10 के लास्ट चैप्टर में भी दिया है, अगर आपने पढ़ा हो तो, टॉय इंडस्ट्री। अभी आप ध्यान से, अगर आपके पास आंखें हैं, जो कि है ही, लेकिन आंखों के साथ होना चाहिए नजरिया और अवेयरनेस, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपने अगर ध्यान दिया होगा, अभी आप जितने भी कार्स में देखिए, कार्स में वो छोटे छोटे खिलौने लगे रहते हैं, वाइपर देखिए, और बहुत सारी ऐसी छोटी मोटी चीजें देखिए, वो सब आपको चाइनीज गुड्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे? चाइनीज गुड्स हैं। अच्छा, वो वहां पे देखो, वहां पे क्या होता है ना, जैसे इंडिया में इंडस्ट्रीज में जो लोग काम करते हैं, 6 महीना काम होगा, 6 महीना आराम होगा, 6 महीना इंडस्ट्रीज चलेंगी, क्योंकि डिमांड ही नहीं है उतना। लेकिन चाइनीज गुड्स की डिमांड इतनी होगी, तो जो चाइना के लोग हैं, अगर वो किसी इंडस्ट्रीज में जा रहे हैं, तो वो पूरे साल उस काम को करते रहते हैं। अच्छा, पूरे साल जैसे ही आप प्रोडक्शन हाई करते हो, प्रोडक्शन बहुत ज्यादा करते हो ना, तो उसकी कॉस्टिंग घट जाती है, खर्चा कम लगता है। जैसे आप जानते होंगे कि 5 लोग का खाना, अगर जो लोग हॉस्टल वगैरह में रहे हैं वो लोग जानते होंगे, 5 लोग का खाना अगर एक जगह बन रहा है ना, तो उसका खर्चा कम करता है। वही पांचों आदमी अलग अलग खाना बनाएंगे तो उसका खर्चा ज्यादा पड़ेगा। तो यहाँ पे भी वही है कि कॉस्टिंग क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो कॉस्टिंग कम हो जाती है, तो अच्छा, अब चाइना क्या करता है, एक्सपोर्ट करने का कोई ड्यूटी लगा नहीं रहा है। वो उसी चीज को जब इंडिया से कोई सामान ये 5 रुपए में बनाया, अब इतना सस्ते में वो बना ही दिया है, अगर आप उस पर 2 रुपए टैक्स लगाओगे भी, तब भी 7 रुपए में बिक रहा है। और इंडिया में अगर वो कोई बना भी रहा है प्रोडक्ट, तो वो 10 या 15 रुपए का है, लोग 7 रुपए वाले ही चीज को खरीदेंगे। प्रॉब्लम ये हो रही है। तो इसके वजह से बहुत सारी इंडस्ट्रीज ही खत्म हो गई इंडिया में, इंडस्ट्रियल सेक्टर से रिलेटेड, ठीक है। नेक्स्ट है लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी। तो जैसे मान लीजिए, जो इन्वेस्टमेंट चाहिए था, जैसे पावर सप्लाई में, जैसे मान लीजिए इंडस्ट्रीज को चलाने के लिए एक अच्छा पावर सप्लाई वगैरह चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, तो वो भी प्रॉपर्ली इंडिया में अच्छे से मैनेज नहीं हो पाया, आपने इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा डेवलप नहीं किया। नॉन टैरिफ बैरियर्स बाय द डेवलप कंट्रीज। अच्छा, अब ये बहुत ही रियल एग्जांपल मैं आपको देने वाला हूँ। जैसे आप लोगों को पता होगा, हमारे कंट्री में मैंगो होता है, और मैंगो में भी एक टाइप होता है जिसको बोलते हैं अल्फोंसो। अब मान के चलिए, अब एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, ये अमेरिका है, ये इंडिया है। हमने आम भेजा, मैंगो, ये क्या बोल रहे हैं कि भैया हम आपका आम लेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि इसकी क्वालिटी नहीं सही है। आपने जो अल्फोंसो भेजा है उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो हम परचेज नहीं कर सकते। तो आपने पढ़ा भी कुछ देर पहले ही, नन टैरिफ बैरियर। तो नन टैरिफ बैरियर के थ्रू क्या करते थे, हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट को बोलते थे कि क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो हम परचेज नहीं कर सकते। अच्छा, वही कंट्री क्या कर रही है, अपने सामान को तो हमारी कंट्री में बेच रही है, क्या बोल के, भाई सुपीरियर क्वालिटी। आप रोक कैसे दोगे? जैसे मैं BMW भेज रहा हूँ, आपके कंट्री की कोई कार है जो मेरे से मैच कर सकती है? अच्छा, लोग डिमांड कर रहे हैं, जैसे मान लो मुझे BMW पसंद है, मैं BMW क्यों नहीं मंगाऊंगा भैया? सरकार इसमें क्या करेगी? आपको, गवर्नमेंट की कोई कंपनी नहीं है, या इंडिया की कोई अच्छी कार कंपनी नहीं है, तो मैं क्यों उसमें अपना पैसा वेस्ट करूँ? मुझे फ्रीडम होना चाहिए, मुझे जो गुड्स पसंद है मैं वो चीज खरीद सकता हूँ। इसमें सरकार भी कुछ नहीं कर सकती है, ठीक है। तो बाहर से सामान तो आ रहा है, अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, इंपोर्ट करना अच्छी बात होती नहीं है, लेकिन बाहर का सामान आ रहा है, इंपोर्ट हो रहा है, और आप क्या कर रहे हैं, सॉरी, आपकी इंडिया की जो कंट्री है, या फिर इंडिया के जो डोमेस्टिक गुड्स हैं, उसका सेल नहीं हो रहा है, धीरे धीरे वो इंडस्ट्रीज क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। जैसे मैंने भी एक अच्छा एग्जांपल लिया टॉय इंडस्ट्री का, टॉय इंडस्ट्री पूरी तरीके से इंडिया की खत्म ही है, कोई टॉयज वॉयज इंडिया में बन नहीं रहा है, सब चाइनीज गुड्स है, ठीक है। नेक्स्ट है, हमने पूरा तो एलपीजी पढ़ लिया, कहीं पे भी एग्रीकल्चर के बारे में बात नहीं हुई। ग्रीन रेवोल्यूशन को आए हुए जमाना हो गया है, 1970, हाँ 1970s में ही आया है, उसके बाद से अब कोई बातचीत हो नहीं रही है, ठीक है।
तो उसमें क्या हुआ, रिडक्शन ऑफ पब्लिक इन्वेस्टमेंट, ठीक है, जो आपको इरिगेशन हो गया, पावर हो गया, मार्केट लिंकेज हो गया, ये सबको बढ़ावा देना था, आपने उसकी कोई बात नहीं की। रिमूवल ऑफ सब्सिडी, आपने सब्सिडी हटा दिया, जैसे ही सब्सिडी आपने हटाया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया। इस चीज को भी देख लेते हैं, क्या ये बात सही है कि नहीं है। जैसे मान लीजिए फर्टिलाइजर जो कंपनी थे, गवर्नमेंट ने बोला कि आप जो ये 100 रुपए का भेज रहे हो, बेच रहे हो फर्टिलाइजर, 100 रुपए में मत दो, 20 रुपए हम लोग दे दे रहे हैं। तो कंपनी का कितना लग रहा था, 80 रुपए लग रहा था, ठीक है, 20 रुपए, तो ये इस चीज को 80 में बेच रहे थे, ठीक है, 20 रुपए को क्या दे रहा है, गवर्नमेंट दे रही है। तो अब ये चीज सेल हो रही है 80 की। अब क्या हो गया, गवर्नमेंट ने सब्सिडी अपने ले ली कि नहीं, हम सब्सिडी वगैरह नहीं देंगे। तो अब वापस से वो क्या करेगा, इस चीज को 100 रुपए में सेल करेगा। अच्छा, मान के चलिए 2 एग्जाम्पल ले रहा हूँ। ये मेरा खेत है, इस पे पूरा खर्चा, सब चीज का मैं खर्चा एक साथ लिख दे रहा हूँ। 200 रुपए खर्चा लगता है मुझे खेती करने का, और फर्टिलाइजर का खर्चा है, मान लीजिए यही सेम एग्जाम्पल ले लेता हूँ, पहले लग रहा था 80 रुपया, तो मेरा टोटल कॉस्ट कितना हो गया, 280। अब खेती कर रहा हूँ तो खर्चा तो सेम है 280 रुपया, लेकिन अब फर्टिलाइजर का खर्चा कितना लग रहा है, 100, तो ये कितना हो गया, 300। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ा कि नहीं बढ़ा। दूसरा चीज एक और भी होता है ना, कि मान लीजिए जो फर्टिलाइजर्स आप डालते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने इस साल 1 kg डाला है फर्टिलाइजर, तो अगले साल अगर सेम प्रोडक्शन मेरे को चाहिए ना, तो एटलीस्ट 1.1 बोलिए या 1.2 बोलिए केजी हमें को डालना होगा। तब मान लीजिए 1 kg में 200 kg का प्रोडक्शन हुआ, अगर मेरे को सेम 200 kg प्रोडक्शन करना है तो 1.1 डालना होगा या 1.2 डालना होगा, ठीक है ना, तभी 200 kg। तो इससे भी क्या, जैसे ही ये थोड़ा सा मेरा बढ़ रहा है तो इससे क्या हो रहा है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रहा है। तो जैसे ही कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यानी मेरा खर्चा ज्यादा लग रहा है, तो मैं मार्केट में उस चीज को और बढ़ा के बेचूंगा। यानी मेरे को सब्जी उगाने में जब इतना खर्चा लग रहा है, तो मैं सब्जी जो मार्केट में भेजूंगा वो 10 रुपए के जी का थोड़ी भेजूंगा, 20-30 रुपए का भेजूंगा, ठीक है। इसलिए धीरे धीरे सब्जियों के प्राइसेस आप देखेंगे बहुत बढ़ गए। नेक्स्ट है शिफ्ट टुवर्ड्स कैश क्रॉप। लोग भी क्या होने लगे, ये चैप्टर 1 में भी हमने पढ़ा था, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड पॉलिसी। फिर मान लीजिए इंटरनेशनल डिमांड है, जैसे उस टाइम पे था नील का डिमांड था, तो इंटरनेशनल डिमांड है भाई कैश क्रॉप का, कैश क्रॉप उगाओ। आप क्या किए, आपने अपने प्रोडक्शन को शिफ्ट कर दिया कि हम फूड ग्रेन नहीं उगाएंगे, हम क्या उगाएंगे, कैश क्रॉप्स उगाएंगे, ठीक है। तो ये भी एक रीजन था। फोर्थ है इनइफेक्टिव डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी। इनइफेक्टिव क्यों, क्योंकि आप जितना टारगेट कर रहे हैं उतना अचीव कर नहीं पा रहे हैं। गवर्नमेंट क्या करी, अच्छा डिसइन्वेस्टमेंट बता दिया है, यानी आप कुछ पार्ट ही सेल करते हैं, प्राइवेटाइज नहीं कर रहे हैं। तो 2014-15 में क्या हुआ, आपने 56,000 करोड़ का टारगेट लिया, उसमें से अचीव कितना किया, 34,500 करोड़ का ही किया, ठीक है। नेक्स्ट था स्प्रेड ऑफ कंज्यूमरिज्म, यानी कि ये डेंजरस ट्रेंड, डेंजरस ट्रेंड तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ ये क्या करता था कि ये एक ट्रेंड है जिसमें आप लग्जरी प्रोडक्शन ऑफ लग्जरी एंड आइटम्स ऑफ सुपीरियर कंजप्शन, यानी कि जितनी भी जो लेवाइश चीजें होती है, काफी महंगी महंगी चीजें होती है, लग्जरियस आइटम्स होते हैं ना, उसका एक ट्रेंड चलने लगता है कि यही बाय करना है, यही पहनेंगे तो हमारा क्लास शो होगा, क्योंकि ऐसा कुछ होता नहीं, लेकिन ये एक सेंस है जो डेवलप लोगों में हो जाता है। तो ये भी काफी स्प्रेड किया होता है उस टाइम पे। और शायद ये हमारा लगता है लास्ट टॉपिक होगा, इसे भी खत्म कर ही देते हैं। ये आपने पढ़ भी रखा है, जानते भी होंगे, डिमोनेटाइजेशन क्या होता है, एक्ट ऑफ रिमूविंग ए करेंसी यूनिट ऑफ इट्स स्टेटस एज लीगल टेंडर। लीगल टेंडर क्या है भाई, आपने किसी को बोल रखा है कि आपको, आप लीगली ऑथराइज हो, जैसे किसी नोट को बोल दिया, जैसे 500 रुपए का नोट है, आपने बोल दिया आपको लीगल, आप लीगल टेंडर हो, तो ये इससे आप क्या कर सकते हो, सामान का परचेज सेल वगैरह कर सकते हो। लेकिन जैसे ही लीगल टेंडर का आप स्टेटस हटा देंगे, तब ये नोट्स बैन हो जाएंगे, नोट्स ये चल नहीं सकते मार्केट में, ठीक है। कब किया गया था, 8 नवंबर 2016 को किया गया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिमोनेटाइज कर दिया था 500 और 1000 के करेंसी नोट्स को, ठीक है। फीचर्स क्या क्या है डिमोनेटाइजेशन का, फर्स्ट है टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन मेजर, यानी सीधी सी बात है, जो लोग ब्लैक मनी रखे हुए हैं उनको ये क्लियर कट मैसेज जाता है कि भाई आपने अगर ऐसा कुछ रख रखा है तो आप उसको शो करो। ब्लैक मनी है क्या, ब्लैक मनी काला धन, जिस जो अनअकाउंटेड है, क्या है, अनअकाउंटेड है। ऐसे ऐसे अनअकाउंटेड वेल्थ तो बहुत लोगों के पास है, अभी भी ऐसा नहीं है डिमोनेटाइजेशन से वो सारे ब्लैक मनी चली गई, लेकिन मेजोरिटी का चला गया होगा। देखो ऐसे समझो,
मान लो मुझे किसी ने कैश में पेमेंट कर दिया 20,000 रुपये, ठीक है, अब मैं इसे खर्चा कर रहा हूँ। क्या ये चीज गवर्नमेंट को कभी पता लग पाएगा कि धीरज ने 20,000 रुपये धीरज को मिला है? नहीं। जैसे ही लेकिन ये बैंक में डालोगे, गवर्नमेंट को मैसेज जाएगा कि हाँ भाई ये आदमी अर्न करता है 20,000 रुपये, इसका इनकम है। लेकिन जब तक ये बैंक में या किसी ऑनलाइन सिस्टम पे नहीं जाता है तब तक कोई बता ही नहीं सकता कि मेरा कोई, या फिर कहीं पेपर वर्क पे ये नहीं चढ़ता है। तो मान लीजिए आप में से किसी ने आया, एग्जाम्पल है, ऐसा कुछ करना नहीं है तुम लोगों को, फिर मान लो कि सर ये फीस है, ये कैश है, लीजिए, ये चीज कहीं प्रूफ नहीं हो रही है कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप मुझे पेमेंट कर रहे हो, ऐसा कहीं कोई चीज प्रूफ नहीं हो रहा है। ये ऑनलाइन की बात नहीं कर रहा हूँ, ऑफलाइन में मान लो आपको मैंने पढ़ाया, आपने कैश ला के दिया, ये चीज कहाँ लिखित है? कहीं नहीं है, कहीं शो केस नहीं हो रहा है। तो ये क्या हो गया? ब्लैक मनी हो गया, ठीक है। अब ब्लैक मनी गलत क्यों है सर? ब्लैक मनी इसलिए गलत है क्योंकि देखो, ठीक है 20,000 पे तो कोई टैक्स लगता नहीं है, लेकिन बाई चांस ऐसे ही 20,000 करके या और भी 40,000 करके आप इधर उधर से पैसे कैश में ले रहे हो, तो उस पैसे का तो आपको टैक्स देना चाहिए ना, उस मनी का क्या देना चाहिए आपको? टैक्स देना चाहिए, इसीलिए वो गलत है। यानी उस चीज को होल्ड करते हो, उस चीज को जो आप छुपाते हो ना, वो टैक्स नहीं देना क्या है? पनिशमेंट है, ठीक है ना। 20,000 रुपये आप रख लिए तो वो कोई गुनाह नहीं है। तो लेकिन आप चीजों को शोकेस नहीं कर रहे हो, आपको टैक्स देना चाहिए, आप टैक्स नहीं दे रहे हो, वो क्या होता है? गलत होता है। उसके लिए गवर्नमेंट एक्शन लेती है, ठीक है। तो जो ब्लैक मनी पीपल ने होल्ड कर रखा है, अनअकाउंटेड वेल्थ होता है, और आपको टैक्सेस पे करने, जो आपने यहाँ पे टैक्सेस नहीं पे किया वो टैक्स पे करने होते हैं आपको पेनल्टी रेट पे, ठीक है, अगर पकड़े जाओगे तो। इट हैज इंडिकेटेड टैक्स इवेजन विल नो लॉन्गर बी टॉलरेटेड। और जैसे ही कोई गवर्नमेंट, चाहे इंडिया की हो, वर्ल्ड की कोई भी हो, जैसे वो डिमोनेटाइजेशन कर रहे हैं, यानी वो हर वो इंसान को जो ऐसे काम करते हैं उसको ये बताना चाह रहा है कि टैक्स इवेजन हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, टैक्स इवेजन या टैक्स की चोरी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसलिए हम ये काम कर रहे हैं। और मेरे अकॉर्डिंग हर 5 साल 10 साल पे एक बार डिमोनेटाइजेशन होना चाहिए, नोट्स चेंज होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है, इट लेड टू चैनलाइजिंग सेविंग्स इनटू द फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम। अच्छा, 2016 से ही अगर तुम कोरिलेट करोगे तो ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम बढ़ा, फोन पे, ये गूगल पे वगैरह, ये जो चीजें हैं ये बढ़ा। क्यों? अब बताइए, आप जो ये जीपे कर रहे हैं या फोन पे कर रहे हैं, उसके लिए पैसा कहाँ होना चाहिए? उसके लिए पैसा होना चाहिए अकाउंट में। अच्छा, अकाउंट में जैसे ही पैसा डालोगे वो चीज गवर्नमेंट के उसमें चला गया, क्योंकि आपके बैंक अकाउंट में एक चीज मांगी जाती है, जैसे ही आप 18 साल के होते हो, आपका पैन कार्ड का नंबर। आप अकाउंट बहुत सारी चीजों से ओपन कर सकते हो, वोटर आईडी कार्ड से, आपके स्कूल के आईडी से, आधार कार्ड से, लेकिन आपको हर जगह देना तो एक ही पैन कार्ड का नंबर होगा। तो इनकम टैक्स के जो डिपार्टमेंट के लोग होते हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट बस एक चीज होता है, आपका पैन कार्ड नंबर डालेंगे, आपने कहाँ कहाँ अकाउंट खोल रखा है। इवन जो लोग शेयर मार्केट में भी हैं उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट है वो पैन कार्ड है आपका। वो पैन कार्ड का डिटेल डालेंगे और आपने कहाँ कितना पैसा लगाया, क्या चीज परचेजिंग की है, वो सब पता चल जाएगा। इसीलिए पैन कार्ड को मैंडेटरी किया गया, ठीक है ना। तो क्या होता है, वो चैनलाइज करते हैं सेविंग्स को इनटू फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम। फाइनेंशियल सिस्टम का यहाँ बैंक से मतलब है कि आप अपने कैश को जैसे ही बैंक में डालते हैं। अच्छा, अब हम जब पढ़ेंगे मनी एंड बैंकिंग, एक पूरा का पूरा चैप्टर है, तो हम पढ़ेंगे कि कैसे हमारे उस पैसे से वेल्थ क्रिएशन, क्रेडिट क्रिएशन कैसे होता है, वो सब हम पढ़ेंगे। फोर्थ क्या है, इट एम्स टू क्रिएट एन लेस कैश और कैश लाइट इकोनॉमी। इससे क्या होता है, कैश ज्यादा इधर उधर नहीं चलेगा, आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर रहे हैं उसमें कैश की कोई जरूरत नहीं है। तो गवर्नमेंट का मतलब ही क्या होता है इससे, कि वो इकोनॉमी को थोड़ा लेस कैश या कैश लाइट इकोनॉमी बनाना चाहती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर एंड हुआ, ठीक है। आप ऐसे अभी तो मैं कोई होमवर्क वगैरह दे नहीं रहा हूँ, लेकिन मैं दूंगा 1-2 चैप्टर्स के बाद। पहली बात क्या है कि आपको कोई भी डाउट हो आप मुझे मैसेज करें, ठीक है ना, इंस्टाग्राम पे, ठीक है। टेलीग्राम पे आप जाके हैंड रिटन नोट्स होंगे, ठीक है, वो आप ले सकते हैं। आपको कैसा लगा, कोई इम्प्रूवमेंट की जरूरत है वो जरूर बताएं, ठीक है ना, कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और मैंने कल भी बताया है कि हर एक चैप्टर का, एवरी चैप्टर, हर एक चैप्टर का मैं एमसीक्यू, लेक्चर्स एक बार कंप्लीट हो जाए तो मैं एमसीक्यूज लेके आऊंगा, और उसके बाद हर चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे
या जिससे क्वेश्चंस बोर्ड में आता है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना, उससे भी रिलेटेड एक वीडियो बनाऊंगा। तो आपको कोई चीज समझ में नहीं है या मेरे एक्सप्लेनेशन आपको समझ में नहीं है, चाहे वो किसी भी टॉपिक का है, आप बेहिजक उसको इंस्टाग्राम पे भेज सकते हैं, ठीक है, मैं उसको सॉल्व करूंगा, ठीक है। और बाद बाकी आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। फिर हम कल मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। बाय, गुड नाइट।